हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। तो इतिहास की इस तीसरी क्लास में आपका स्वागत है। और जो इतिहास की पिछली दो कक्षाएं हो चुकी हैं, उम्मीद करता हूँ वो आपने अच्छे से पढ़ी होंगी और समझा होगा। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ, कब इसकी खोज हुई थी, क्या क्या इसके प्रमुख स्थल हैं, क्या कौन कौन सी नदियां प्रमुख हैं अपने लिए, सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे इस सिंधु घाटी सभ्यता में। और सिंधु घाटी सभ्यता के अलावा जो विश्व की और भी जो सभ्यताएं हैं उनके बारे में भी अपन मुख्य मुख्य तथ्य पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, अपने वनडे एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सभ्यताओं में से मोस्टली अपने यहाँ जो एग्जाम्स पूछे जाते हैं उनमें मोस्टली सिंधु घाटी सभ्यताओं में केवल सिंधु घाटी सभ्यता से ही देखने के लिए ज़्यादातर मिलता है। जो अपने एग्जाम्स होते हैं एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी वगैरह, उनमें यही यही सभ्यता देखने के लिए मिलती है। तो आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। आज अपन पढ़ने वाले क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो फिर चलते हैं। बरसों पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता 20वीं सदी के द्वितीय दशक तक। कब तक? 20वीं सदी के द्वितीय दशक तक एक कैसी सभ्यता थी? गुमनाम सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता 20 द्वितीय सदी के 20वीं दशक तक कैसी सभ्यता थी? द्वितीय दशक तक कैसी सभ्यता थी? गुमनाम। मतलब इसके बारे में किसी को पता नहीं था। अब पता कैसे चला? लोगों का क्या मानना था इसके बारे में? लोगों इस सभ्यता के बारे में अपरिचित थे। लोग कैसे थे? अपरिचित थे, मतलब कोई नहीं जानता था इसके बारे में। विद्वानों की धारणा थी कि सिकंदर के आक्रमण, मतलब सिकंदर ने आक्रमण कब किया था? 326 ईसा पूर्व के पूर्व भारत में कोई भी सभ्यता नहीं थी। सिकंदर के आक्रमण के पूर्व भारत में कोई भी सभ्यता नहीं थी। मतलब भारत कैसा था? वीरान था, कोई नहीं रहता था यहाँ। ऐसे ही खाली डरा रहता था, मतलब लोग रहते थे। ग्रामीण सभ्यता थी, ऐसे मान लो ग्रामीण थे, लोग थे लेकिन विकसित नहीं थे। 20वीं सदी के तृतीय दशक में, 20वीं सदी माना 1900 के समय, 20वीं सदी के तृतीय दशक में पुरातत्व शास्त्रियों दयाराम साहनी और राखलदास बैनर्जी, ये दो वैज्ञानिक थे। कौन थे? पुरातत्वविद। कौन कौन थे पुरातत्वविद? दयाराम साहनी और दूसरे राखलदास बैनर्जी। इन्होंने कौन कौन से उसकी खोज की शहरों की? तो पहला शहर है हड़प्पा और दूसरा शहर क्या है अपना? मोहनजोदड़ो। किसकी खोज की? एक तो हड़प्पा की खोज की, दूसरा नंबर किसकी खोज की? मोहनजोदड़ो की खोज की। प्राचीन जो स्थल है, प्राचीन स्थलों पर पुरावस्तुएं प्राप्त की, मतलब इन शहरों में प्राचीन काल की वस्तुएं प्राप्त की। क्या प्राप्त की? प्राचीन काल की वस्तुएं प्राप्त कर सिद्ध कर दिया। क्या सिद्ध किया? कि सिकंदर के आक्रमण के पूर्व भी एक सभ्यता थी जो कि अपने समकालीन सभ्यताओं में सबसे विकसित थी। कैसी सभ्यता थी? उसके समकालीन, उसके समय जो भी और भी सभ्यताएं थी उनमें सबसे ज्यादा विकसित सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता। कैसी थी? और सबसे ज्यादा विकसित सभ्यता थी। अब सबसे ज्यादा विकसित सभ्यता कैसी थी, तो अपन वो आगे पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट, फिर समय अनुसार कई विद्वानों ने फिर खोज की, तो उन्हें उन्होंने माना कि हाँ भारत में सभ्यता थी ऐसी कोई। अब वो कौन कौन से थे? तो वो थे, एक तो देखो सर जॉन मार्शल, माधव स्वरूप बट्स, के एन दीक्षित। उसके बाद आते हैं अपने अर्नेस्ट मैके, ऑरेल स्टाइन, अमलानंद घोष, जेपी जोशी आदि विद्वानों ने उत्खनन करके महत्वपूर्ण सामग्रियां प्राप्त की। कौन कौन से विद्वानों ने की? सर जॉन मार्शल, माधव स्वरूप बस, के एन दीक्षित, अर्सनेट मेके, ऑरल स्टाइन, अमलानंद घोष, जेपी जोशी आदि विद्वानों ने क्या खुदाई करके महत्वपूर्ण सामग्रियां एकत्रित की। क्या की? प्राप्त की या एकत्रित की। उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के आधार पर इस पूरी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। कहा क्या? क्या बोला गया? अवशेष, इस पूरी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता अथवा इसके मुख्य स्थल हड़प्पा के नाम पर, इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसको? एक तो किसको नाम से जाना जाता है? पहला है इसका सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता। नंबर दूसरा आता है अपना
हड़प्पा सभ्यता। और नंबर तीसरा सैंधव सभ्यता। सैंधव सभ्यता। नंबर तीसरी कौन सी सभ्यता है? सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता को कितने नामों से जाना जाता है? 3 नामों से। अगर कभी पेपर में सैंधव सभ्यता लिख कर आ जाए तो कंफ्यूज मत होना कि सैंधव कौन सी सभ्यता है। कौन कौन से? एक तो सिंधु सभ्यता, दूसरा हड़प्पा सभ्यता, तीसरा सैंधव सभ्यता। ठीक है, समझ गए आप सभी? नेक्स्ट। अब आता है सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कैसे पड़ा। तो अपन इसमें पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र अत्यंत व्यापक था। कैसा था? बड़ा था, अत्यंत व्यापक था। आरंभ में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में इस सभ्यता के प्रमाण मिले। तो शुरू में सबसे किसके प्रमाण मिले थे? एक तो हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदड़ो की प्रमाण मिले। अतः विद्वानों ने इस सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया। अतः विद्वानों ने किसका नाम दिया? सिंधु घाटी का नाम दिया, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया। अब वो क्यों दिया? क्योंकि यह क्षेत्र किस में आते थे? सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में आते थे। जो शहर थे ना हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, वे किस में आते थे? या तो सिंधु नदी के किनारे पर थे। उस टाइम जब खोज हुई थी तो उन्होंने पाया कि मोस्टली शहर या तो सिंधु नदी के किनारे हैं या सिंधु नदी के सहायक नदी के किनारे हैं। तो उन्होंने इस आधार पर इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता दे दिया। लेकिन बाद में जब पता चला, बाद में जब रोपड़, लोथल, कालीबंगा और बनावली, रंगपुर आदि जैसे क्षेत्र भी इस सभ्यता के अवशेष मिले। जो जो क्षेत्र है ना अपने रोपड़, लोथल, कालीबंगा और बनावली, रंगपुर आदि क्षेत्रों से भी इस सभ्यता के अवशेष मिले। तो अब इस सब इनसे भी अवशेष मिले। तो फिर विद्वानों ने क्या कहा? जो कि विद्वानों ने कहा कि ये वाले शहर तो इन नदियों किनारे हैं नहीं। तो अब इससे एक डाउट और आया मन में कि शायद इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता ना हो। तो फिर इतिहासकारों ने क्या देखा? इतिहासकारों ने देखा कि जो सारे शहरों का मुख्य केंद्र था, तो सारी शहरों का मुख्य केंद्र था, वो क्या था? हड़प्पा था। क्या था? इतिहासकारों ने सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के कारण, मतलब देखो मैंने बोला ना मुख्य केंद्र क्या था? हड़प्पा होने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी मानते हैं, या हड़प्पा सभ्यता नाम भी दिया। इस वजह से इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी रख दिया। तो हड़प्पा सभ्यता नाम कैसे रखा? जो कि जो शहर में लेते हैं ना, लोथल, कालीबंगा, बनावली, रंगपुर आदि शहर मिल जाने के कारण जो आदि शहरों से भी इस सभ्यता के अवशेष मिले। और जो कि सिंधु, और ये शहर क्या थे? सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे पर नहीं बसे थे। तो बाद में फिर विद्वानों ने देखा कि जो जो शहर है ना, सभी शहरों का मुख्य बिंदु हड़प्पा होने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम देना उचित समझा। क्या क्या नाम देना उचित समझा? हड़प्पा सभ्यता नाम देना उचित समझा। हड़प्पा सभ्यता कहाँ से कहाँ तक थी? तो देखो हड़प्पा सभ्यता की उत्तरी सीमा कहाँ थी? उत्तरी सीमा थी अपनी जम्मू कश्मीर भारत में। कहाँ थी? जम्मू कश्मीर भारत में। और दक्षिणी सीमा कहाँ थी? ये भी अपने भारत में थी, महाराष्ट्र में। कहाँ थी? महाराष्ट्र भारत में। और नंबर तीसरा है अपना, और इसकी पूर्वी सीमा कहाँ थी? उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में। इसकी पूर्वी सीमा कहाँ थी? तो उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में। और इसकी पश्चिमी सीमा कहीं थी? तो इसकी पश्चिमी सीमा थी बलूचिस्तान, सुतकागोडोर में। ये कहाँ है बलूचिस्तान? तो अपना ये है पाकिस्तान में। कहाँ पर है? पाकिस्तान में। कहाँ पर है ये? पाकिस्तान में है। तो इसकी उत्तरी सीमा कहाँ थी? उत्तरी सीमा थी अपनी जम्मू एंड कश्मीर में, जहाँ कौन सा शहर बसा था? मांडा। कौन सा शहर था? मांडा। और दक्षिण में कौन सा शहर था? तो दक्षिण में शहर था दैमाबाद। कौन सा शहर था? दैमाबाद। और इसके पूर्व में कौन सा शहर था? आलमगीरपुर। कौन सा शहर था? आलमगीरपुर। और इसके पश्चिम में कौन सा शहर था? तो इसके पश्चिम में था सुतकागेडोर। कौन सा शहर था? सुतकागेडोर। इसके पश्चिम में कौन सा शहर था? सुतकागेडोर। अब अपन इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता काष्ठ युगीन सभ्यता थी।
कैसी सभ्यता थी? कांस्ययुगीन सभ्यता थी, जिसका उद्भव ताम्रपाषाण काल में भारत के पश्चिमी क्षेत्र में हुआ था। जिसका उद्भव कहाँ हुआ था? भारत के पश्चिमी क्षेत्र में हुआ था। कैसी सभ्यता थी एक? कांस्ययुगीन सभ्यता, जिसका कहाँ पर हुआ था, जिसका उद्भव कहाँ हुआ था? ताम्रपाषाण काल में। ताम्रपाषाण काल अपन ने पढ़ा था ना, उसी में हुआ था इसका उद्भव। इसका विस्तार भारत के अलावा और कहाँ है? एक तो है पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान में भी है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ है? भारत के अलावा और कहाँ है? एक तो पाकिस्तान, दूसरा है अफगानिस्तान में भी है। सैंधव सभ्यता, देखो मैंने बोला था सिंधु सभ्यता का नाम क्या है, एक नाम ये भी है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का अलग नाम क्या है? सैंधव सभ्यता। सैंधव सभ्यता का भौगोलिक विस्तार उत्तर में मांडा जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तथा पश्चिम में सुतकागेडोर से लेकर पूरब में आलमगीरपुर मेरठ तक है। कहाँ तक है? उत्तर में मांडा से दक्षिण तक, उत्तर में मांडा, दक्षिण में देमताबाद, देमताबाद या नर्मदा नदी के मुहाने तक, और पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीर मेरठ से पश्चिम के बलूचिस्तान के पाकिस्तान तक है। बलूचिस्तान सुतकागेडोर तक है। कहाँ तक है? बलूचिस्तान सुतकागेडोर तक है। तो अपने जो पूरब से उत्तर से दक्षिण तक कितने दूर था? पूरब से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी थी? तो वो थी अपनी 1100 किलोमीटर तक था। और पूरब से पश्चिम तक लगभग कितनी दूरी थी? तो वो थी अपनी 1600 किलोमीटर। कितनी थी? 1600 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम तक कितनी दूरी थी? पूरब से पश्चिम तक सिंधु घाटी सभ्यता की पूरब से लेकर पश्चिम तक कितनी दूरी थी? 1600 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण तक कितनी दूरी थी? तो वो थी अपनी 1100 किलोमीटर। और पूरा ओवरऑल क्षेत्रफल कितना था? ओवरऑल क्षेत्रफल था 13 लाख किलोमीटर, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। और सिंधु घाटी सभ्यता में कितने शहर मिले थे? अभी तक कितने शहर खोजे जा चुके हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में अभी तक लगभग 2800 शहर खोजे जा चुके हैं। 2800 ऐसी जगहें खोजी जा चुकी हैं जहां इस सभ्यता के अवशेष देखने को मिले हैं, अवशेष प्राप्त हुए हैं। और ये कैसी सभ्यता थी? यह एक त्रिभुजाकार सभ्यता थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, सिंधु घाटी सभ्यता अपने त्रिभुजाकार स्वरूप में थी। कैसी थी? ऐसी थी, वो ऐसी सभ्यता थी, ऐसी। कैसी सभ्यता थी? ऐसी। ये वाला हिस्सा अपना पाकिस्तान में आता है, ये वाला हिस्सा अपना आता है पाकिस्तान में, और बाकी जो तीन हिस्सा आते ऐसे थे। बाकी जो तीन हिस्से हैं ये अपने भारत में है। कैसी सभ्यता थी? ऐसी सभ्यता थी। यहाँ वो मेरठ में आके लगती है, यहाँ मेरठ में है, इसका पूर्वी बिंदु है मेरठ में, और पश्चिमी बिंदु है अपना ये था, कहाँ गया अपना? सुतकागेडोर। पश्चिमी बिंदु का है सुतकागेडोर, और इसका उत्तरी बिंदु क्या है अपना? मांडा, जम्मू एंड कश्मीर। और अपना दक्षिणी बिंदु है इसका महाराष्ट्र, दैमाबाद। ठीक है। तो ये कैसी सभ्यता थी? ये एक त्रिभुजाकार सभ्यता थी। यह कितने इसका क्षेत्रफल कितना था? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल था? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। और इसका उत्तर से दक्षिण तक कितनी दूरी थी? तो इसकी उत्तर से दक्षिण तक की दूरी थी 1100 किलोमीटर। और इसके पूरब से पश्चिम तक की दूरी कितनी थी? तो वो थी अपनी 1600 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट अपन आते हैं, सर्वप्रथम किसने खोज की थी? सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने 1826 में इस सैंधव सभ्यता का पता लगाया था। तो सबसे पहले इस सभ्यता का पता किसने लगाया था? चार्ल्स मैसन ने इसका पता लगाया। कब? 1826 में। लेकिन इसकी जानकारी उन्होंने कब कब दी? तो इसकी जानकारी कहाँ कहाँ वर्णन किया? इसका वर्णन सबसे पहले किया 1842 में। उनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, जिसमें सिंधु सभ्यता के बारे में उन्होंने पहली बार लिखा था या बताया था। उसके बाद वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो तत्कालीन अध्यक्ष थे, मतलब उस समय के जो अध्यक्ष थे, कौन थे उस समय के अध्यक्ष? तो थे उस समय के अध्यक्ष थे सर जॉन मार्शल। उस समय के अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में क्या हुआ? पुरातत्वविद दयाराम साहनी
और दयाराम साहनी ने उत्खनन करके उसके प्रमुख शहर हड़प्पा को खोजा। तो हड़प्पा शहर की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा शहर की खोज की थी दयाराम साहनी ने। ठीक है, उसके बाद पता लगाया, सबसे पहले उसका पता लगाया। उसके बाद इसको किस नाम से जाना जाने लगा? हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाने लगे। सर जॉन मार्शल के दिशा निर्देश में ही राखाल दास बैनर्जी द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की गई। और दूसरी बार जब उसकी खोज की गई थी ना, दूसरी बार जब मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी, तो उस टाइम भी सर जॉन मार्शल के ही नेतृत्व में की गई थी। लेकिन इस बार किसने की थी खोज? इस बार की थी अपने राखाल दास बैनर्जी ने। कब की थी? तो 1922 में की थी ये। कब खोज की थी? 1922 में। इसके बाद अपन नेक्स्ट आते हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग। अब ये एक पद्धति है जिससे पुरानी चीजों का पता लगाया जाता है कि ये चीज कितनी पुरानी है। किसके द्वारा पता लगाया जाता है? रेडियो कार्बन डेटिंग एक पद्धति है जिसके नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण किया गया। रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा ही हड़प्पा सभ्यता का एक काल निर्धारित किया गया कि यह सभ्यता कितनी पुरानी है। तो उससे पता चला यह सभ्यता कितनी पुरानी है, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा साल पुरानी है। और यह सभ्यता कितनी वर्षों तक रही? तो यह सभ्यता अपने अस्तित्व में 400 से लेकर 500 वर्ष तक विद्यमान रही, तथा 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य तक यह अपनी परिपक्व अवस्था में थी। परिपक्व मतलब अपने सबसे उच्च काल में थी, मतलब ये समझ लो पीक पर थी उस टाइम। उसमें सारी व्यवस्थाएं थी, उस टाइम की जो व्यवस्थाएं संभव थी वो सारी व्यवस्थाएं सिंधु घाटी सभ्यता में देखने के लिए मिलती। सारी सुविधाएं, सारी व्यवस्थाएं। मानव उस टाइम का उस उतना विकसित और समझदार हो गया था जितना उस समय की मानव के लिए जरूरी था। तो उस टाइम की सबसे परिपक्व, उस टाइम की सिंधु सभ्यता सबसे परिपक्व व्यवस्था थी या सभ्यता थी। नवीन शोध के अनुसार, अभी जो नवीन शोध हुआ है उसके अनुसार यह सभ्यता 8000 ईसा पूर्व बताई गई है। तो कितनी? 8000 साल पुरानी मानी गई है। 8000 साल माने जो अपनी 20 में, अब 21वीं सदी चल रही है, तो 2100 साल ये, और उसके 5900 साल और पीछे चले जाओ। मतलब इस काल के और पीछे चले जाओ अपन, लगभग इसका मान लो 4000 साल और पीछे चले जाओ। इतनी पुरानी बताई जा रही है। कितनी पुरानी बताई जा रही है? नवीन शोध के द्वारा यह पता लगाया है कि यह सभ्यता 8000 साल पुरानी है। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं के निर्धारण का महत्वपूर्ण स्रोत उत्खनन में मानव कंकाल है। सिंधु घाटी सभ्यता का निर्धारण का मुख्य मुख्य क्या है? निर्धारण का मुख्य महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? जैसे पता कैसे चला कि यह सभ्यता इतनी पुरानी है? तो उस सभ्यता के जो शहर है ना, उनसे क्या है? मानव कंकाल मिले जिनसे, जिनका रेडियो कार्बन डेटिंग किया गया। रेडियो कार्बन डेटिंग किया गया तो उससे पता चला कि ये सभ्यता इतनी पुरानी है। उस उस पद्धति के द्वारा ही पता लगाया जा सकता है कि यह चीज कितनी पुरानी है। सबसे अधिक कंकाल मोहनजोदड़ो मिले। तो अब सबसे क्वेश्चन बनता है, सबसे अधिक कंकाल किस शहर में मिले? तो वो किस में मिले थे? अपने मोहनजोदड़ो में मिले थे। इनके परीक्षण से यह निर्धारित हुआ कि सिंधु सभ्यता में 4 प्रजातियां निवास करती थीं। अब इस इनके जो कंकाल मिले ना, उनसे पता चला कि सिंधु सभ्यता में 4 प्रकार की प्रजातियां निवास करती थी। वो कौन कौन सी 4 प्रजातियां थी? तो उनमें उनमें थी अपनी, एक तो थी अपनी भूमध्य सागरीय। कौन सी प्रजाति थी? भूमध्य सागरीय। नंबर दूसरे पे अपने आती है प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड। नंबर तीसरा है अपना अल्पाइन। तथा चौथे पे कौन सी आती है? मंग, मंगोलॉयड। चौथे पर कौन सी सभ्यता, कौन सी प्रजाति थी? वो थी अपनी मंगोलॉयड। और सबसे ज्यादा कौन सी सभ्यता देखने, कौन सी प्रजाति देखने को मिलती थी? तो सबसे ज्यादा देखने को मिलती थी भूमध्य सागरीय प्रजाति। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा कौन सी प्रजाति थी? तो वो उसके सबसे ज्यादा प्रजाति थी भूमध्य सागरीय प्रजाति थी। नेक्स्ट आते हैं अपन, सिंधु सभ्यता की नगर योजना। अब सिंधु सभ्यता क्या है? एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय। जैसे अभी अपन जो अपने शहरों में रहते हैं तो अपन देखते हैं हर चीज का एक सिस्टमेटिक काम होता है, मतलब उसका एक निश्चित काम होता है, उसको कैसे काम करना है, साफ सुथरा और निश्चित काम होता है।
तो अपन देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता एक कैसी सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी जिसका ज्ञान इसके पुरातत्व अवशेषों से प्राप्त हुआ, जिससे जो अवशेष में लेते हैं ना जो उत्खनन के दौरान, उससे पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता एक कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी पर्यावरण के अनुकूल इसका अद्भुत नगर नियोजन तथा जल निकासी प्रणाली। अब कैसी थी मुख्य व्यवस्था, कैसी थी इसकी सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था थी, पर्यावरण के अनुकूल बने थे। जो सिंधु सभ्यता में जो शहर बसे थे वो प्रॉपर पर्यावरण के अनुकूल बसे हुए थे। और इसकी कौन सा एक थी, जल निकासी प्रणाली। जो निकासी प्रणाली आज अपन इस्तेमाल करते हैं ना, नालियों को ढककर रखते हैं, और सब जो अपने घर से पानी निकलता है ना गंदा, वो भी अपन ढक के रखते हैं, तो ये वाली सभ्यता उस टाइम पर थी। मतलब ये प्रणाली उस टाइम पर अपनाई जाती थी सिंधु घाटी सभ्यता में, जो आज अपन वर्तमान में उपयोग करते हैं। इसलिए सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जो सिंधु सभ्यता में जो सड़कें थी वो कैसी थी, ऐसी थी वो सड़कें, सबको ऐसे काटती थी। कैसे काटती थी, ऐसे समकोण पर काटती थी। सड़कें एक दूसरे को कहाँ काटती थी, समकोण पर काटती थी। जैसे मैं आपको दिखाऊं, एक मोहनजोदड़ो का चित्र है, ये है मोहनजोदाड़ो, ये देखिए। ये आपको दिख रहा होगा, ये देखो, ये शहर है ना, ये देखो, ये देखिए कहाँ काट रही है, समकोण पर काट रही है सड़कें। ये देखिए, सिंधु सभ्यता की यही खासियत थी, ये भी एक विशेषता थी सिंधु सभ्यता की। यहाँ सड़कें कैसी थी, ये सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, देखिए काट रही है, 90 डिग्री पर काटती थी। इसमें जो भी ये मुख्य सड़कें हैं, ये कौन सी सड़कें हैं, मुख्य सड़कें हैं सिंधु सभ्यता की। ये कैसी सड़कें हैं, मुख्य सड़कें हैं। समझ गए आप लोग, कैसी सड़कें हैं, ये मुख्य सड़कें हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। अपन आगे पढ़ते हैं हम इसमें। सेकंड, ठीक है, चलो। अपन कहाँ थे, तो अपन थे कहाँ पर, यहाँ। चलिए नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं। तो सड़कें एक दूसरे को कहाँ काटती थी, समकोण डिग्री पर काटती, यहाँ पर 90 डिग्री पर काटती थी। कहाँ काटती थी, 90 डिग्री एंगल पर काटती थी। नेक्स्ट है, प्रथम भाग में ऊंचे दुर्ग थे, ऊंचे दुर्ग निर्मित थे। मतलब जैसे ये शहर है, एक सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है ये। इसमें क्या है, इस टाइप ऊंची ऊंची इमारतें थी, और इस टाइप इस तरफ क्या था, उस टाइप जैसे लोग अपने शहरों में लोग रहते हैं ना, नॉर्मल लोग रहते हैं सिर्फ में, कारीगर और सैनिक वगैरह, वो उनके उनके लिए ये वाली जगह थी। तो प्रथम भाग में क्या होते होते थे, ऊंचे दुर्ग निर्मित थे, इसमें शासक वर्ग निवास करता था। तो इस वाले जहाँ ऊंची ऊंची इमारतें थी, वहां कौन निवास करता था, तो वहां निवास करता था शासक वर्ग। इस वाले हिस्से में कौन निवास करता था, शासक वर्ग। दूसरे भाग में नगर या आवास के क्षेत्र के साक्ष्य मिले। अब इस जगह पर किसके साक्ष्य मिले, पूरा नगर, किसके साक्ष्य मिले, पूरे नगर के साक्ष्य मिले। मतलब यहाँ कौन रहता था, रूरल क्षेत्र था, मतलब यहाँ यहाँ काम करने वाले लोग रहते थे, यहाँ बाजार माजार सब यहीं पर लगता था। जो अपेक्षाकृत बड़े थे, आमतौर पर यहाँ सामान्य नागरिक, व्यापारी, शिल्पकार, कारीगर एवं और श्रमिक रहते थे। तो इस जगह पर कौन रहता था, इस जगह पर कौन रहता था, सामान्य नागरिक जो नॉर्मल लोग होते हैं, एक व्यापारी लोग जो दुकानदार लोग होते हैं, एक शिल्पकार, शिल्पकार जैसे सुनार हैं, और भी लोग होते हैं शिल्पकार में, जो चित्रकार चित्रकार रहते हैं, कपड़े का काम करते हैं, वो होते हैं शिल्पकार।
और एक तो कारीगर रहते थे जो काम करते थे, और एक श्रमिक जो मजदूरी वगैरह करते थे। कारीगर मतलब बनाने वाले, कारीगर श्रमिक एक ही बात है, वो बोलने में है। नेक्स्ट अपना आता है, सड़कों के किनारे की नालियां ऊपर से ढकी थी। देखो जैसे अभी अपने टाइम में अभी इस टाइम पर देखने को मिलती है ना, शहरों में मिलती हैं जो नालियां होती हैं, वो प्रॉपर ऊपर से ढकी रहती हैं। तो ये वाली नालियां, ऐसी नालियां तब कहाँ मिलती, सिंधु सभ्यता में थी ये वाली नालियां। घरों का गंदा पानी इन्हीं नालियों से होता हुआ नगर की मुख्य नाली में गिरता था। जैसे अभी अपने आपने देखा होगा कि हर एक, जैसे ये है, ये शहर की एक मुख्य सड़क है, ये फिर उसमें से अपने घरों के लिए सड़क गई है, ये एक गई है, ये एक गई है, ये एक गई है। जैसे ये एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ये अपने मोहल्ले की मुख्य सड़क है, ये मोहल्ले की मुख्य सड़क है, ये अपने घरों के लिए अंदर जैसे जो गली में रहते हैं, ये सड़क है। उसमें से एक लाइन ऐसी रहती है, कैसी, ये अपनी सीवेज लाइन होती है ये वाली, ये सभी गलियों में डली रहती है, सभी गलियों में नीचे ही नीचे होती हैं। और ये वाली इससे जुड़ी होती है, इस वाली लाइन से। किससे जुड़ी होती है, इस वाली। अब जो अपने घरों का जो गंदा पानी होता है वो पहले इस लाइन में जाता है, फिर इस लाइन में, फिर इस लाइन से, फिर वो इस वाली लाइन में जाता है। समझ गए आप लोग। तो इसमें क्या लिखा है, सड़कों के किनारे की नालियां ऊपर से ढकी हुई थी, तो घरों का गंदा पानी इन्हीं नाली से होता हुआ नगर की मुख्य नाली में गिरता था। तो ये नगर की मुख्य नाली हो गई, ये बड़ी वाली सीवेज लाइन है, और ये छोटी वाली है जो अपनी गलियों में डली होती है। तो किस में गिरता था, मुख्य नाली में गिरता था। उसके बाद अपना आता है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा की नगर योजना लगभग एक समान थी। कैसे, कौन कौन से शहरों की कार्य योजना एक समान थी, एक तो हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, नंबर तीसरा कालीबंगा की नगर योजना कैसी थी, लगभग एक समान थी। मतलब जो काम हड़प्पा में होता था वही कालीबंगा में, वही हड़प्पा में, वही अपना मोहनजोदड़ो में देखने के लिए मिलता था। कालीबंगा व रंगपुर को छोड़कर सभी में पकी हुई ईंटों का प्रयोग होता था। जो कालीबंगा है ना, जो कालीबंगा जगह है, कालीबंगा और रंगपुर को छोड़कर, ये अपवाद हैं। क्या है, अपवाद हैं। तो कौन कौन से अपवाद है, कालीबंगा और रंगपुर को छोड़कर बाकी जितने शहर मिले हैं सभी में पकी हुई ईंटों का उपयोग हुआ है। सभी में जो घर मिले हैं उन्होंने उन सब में पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। आमतौर पर प्रत्येक घर में क्या क्या देखने को मिलता है, आमतौर पर प्रत्येक घर में एक आंगन, एक रसोई घर, एक स्नानागार या स्नानागार, जो अपने यहाँ बाथरूम होती है उसको बोलते हैं स्नानागार, होता था। क्या होता था, और अधिकांश घरों में एक कुएं का, अधिकांश घरों में क्या है, कुएं के भी अवशेष मिले हैं। तो मुख्यतः क्या क्या देखने के लिए मिलता था घरों में, एक रसोई घर, एक स्नानागार, और क्या मिलता था, एक आंगन और एक कुआ। लगभग सभी घरों में एक कुआ देखने के लिए मिलता था। नेक्स्ट अपन आते हैं, बड़े बड़े भवन हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की विशेषता बताते हैं। जो बड़े बड़े शहर है ना, जो बड़ी बड़े भवन बने होते हैं, बड़े बड़े भवन कहाँ मिलते हैं, बड़े बड़े शहरों में मिलते हैं। तो बड़े बड़े शहरों की विशेषता कौन बताते हैं, वहाँ स्थित बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है ना, उनसे पता चलता है कि अपन अब सिटीज में आ गए हैं। तो ऐसे ही बड़े बड़े भवन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की विशेषता बतलाते हैं। हड़प्पा कालीन नगरों के चारों ओर प्राचीर बनाकर किलेबंदी की गई थी। क्या बनाकर किलेबंदी की थी, प्राचीर। जैसे ये अपना घर है, ये क्या है, अपना घर है, ये मान लो ये अपना घर है, ये अपना घर है। अब इसको बचाने के लिए अपन क्या करेंगे, तो इसके आसपास एक बाउंड्री लाइन बना देंगे। क्या बना देंगे, बाउंड्री लाइन। क्या बना देंगे, एक बाउंड्री लाइन बना देंगे, ऐसे, ऐसी अपन एक बाउंड्री लाइन बना देंगे। क्या बना देंगे, बाउंड्री लाइन बना देंगे, जिससे अपन को बाहर से आने वाली चोरों और जानवरों से अपनी सुरक्षा कर सकें। क्या कर सकें, सुरक्षा कर सकें। तो उसको क्या बोलते थे, प्राचीर, दीवार, दीवार मतलब प्राचीर को बोलते हैं दीवार, दीवार। प्राचीर किसको बोलते हैं, दीवार को बोलते हैं। बनाकर किलेबंदी की गई थी, जिसका उद्देश्य नगर में चोर, लुटेरों एवं पशु दस्युओं से बचाया जा सके। मतलब पशुओं से बचाया जा सके, चोरों लुटेरों से बचाया जा सके, नगर की रक्षा की जा सके। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार सैंधव सभ्यता का अद्भुत निर्माण है। क्या है, विशाल स्नानागार किसका है,
मोहनजोदड़ो में एक क्या है, स्विमिंग पूल टाइप स्विमिंग पूल मिला, इसको बोलते हैं स्नानागार। एक बहुत बड़ा बाथरूम मिला उस टाइम पर, आज से लगभग, अगर 8,000 भी नहीं मानो, अगर आप इस यही मान लो 2,500 साल पहले बहुत बड़ा स्विमिंग पूल देखने के लिए मिला। तो उससे पता चलता है कितनी विकसित सभ्यता होगी कि उस टाइम के लोग स्विमिंग पूल में नहाते थे। स्नानागार, बहुत बड़ा स्नानागार मिला। तो एक अद्भुत निर्माण था। जबकि अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। अब अन्नागार क्या होता है, जिसमें अपन अपने खाने की चीजें रखते हैं, जैसे गेहूं, जौ और भी फसलें होती हैं, उनको एक जगह इकट्ठा करके रखना रखना उसको बोलते हैं अन्नागार। उस जगह को अन्नागार ही बोलते हैं। घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़क पर ना खुलकर गलियों में खुलती थी। अभी जो मैंने बताया था ना, ये गली है, ये मुख्य गली है, ये अपनी छोटी छोटी गलियां हैं, ये छोटी छोटी गलियां हैं। और इनमें इनमें जो घर बने हुए थे, इनकी जो मुख्य दरवाजे थे वो कहाँ थे, यहाँ थे, इस गली पर खुलते थे, इन गलियों में खुलते थे। कहाँ खुलते थे, इन गलियों में। और ये गली कहाँ जाकर मिली थी, मुख्य सड़क से जाकर मिली थी। हाँ, मिली थी, मुख्य सड़क पर जाकर मिली थी। तो यही इसमें यही लिखा है, घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़क पर ना खुलकर गलियों में खुलती थी। लेकिन लोथल इसका अपवाद है। अब लोथल शहर है ना, जो लोथल है ना, उसमें ये अपवाद है। उसमें क्या है, उसकी जो दरवाजे और खिड़कियां हैं वो कहाँ खुलती हैं, मुख्य द्वार पर, मुख्य सड़क पर खुलती हैं। तो इसके दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़कों की ओर खुलती थीं। यद्यपि मकान बनाने में कई प्रकार की ईंटों का प्रयोग होता था। जैसे अपने यहाँ क्या है, कई लोग भट्टे की ईंट का उपयोग करते हैं, कई लोग चिमनी की ईंट ईंट का उपयोग करते हैं, कई लोग जो सीमेंट की ईंटें आने लगी हैं ना उनका उपयोग करते हैं, कई लोग सीमेंट के ही बड़े बड़े ब्लॉक्स आते हैं, इतने बड़े बड़े 10 ईंटों के बराबर एक ब्लॉक आता है, तो आप कई लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही सिंधु सभ्यता में क्या है, लोग कई प्रकार की ईंटों का प्रयोग करते थे, जिनकी जिनका अनुपात क्या था, मतलब ऐसे, ये मान लो लंबाई चौड़ाई का अनुपात मान लो ऐसा था, ऐसी होती थी वो ईंटें। चार, चार लंबाई, दो चौड़ाई, एक ऊंचाई। समझ गए, 4:2:1 में था। क्या था, कैसी थी, 4:2:1 में। इसकी लंबाई चौड़ाई और मोटाई का अनुपात है, के आकार की ईंटों का ज्यादा प्रचलित थी। मतलब जैसे अपने यहाँ भी देखो, अभी जो ईंटें उपयोग की जाती हैं वो सेम साइज की आती हैं, उनका एक फिक्स मेजरमेंट है कि वो इतनी ही साइज की रहेंगी। तो उस टाइम की ईंटों का इस्तेमाल कैसी ईंटों का इस्तेमाल किया था, इस अनुपात की ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था उस टाइम पे। नेक्स्ट अपन आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। अब सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल हैं निम्नलिखित में। कौन कौन से स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, एक है अपना हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा। तो हड़प्पा जो शहर है ना, इसकी खोज किसने की थी, तो हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो हड़प्पा की सर्वप्रथम खोज की थी दयाराम साहनी ने। कब की थी, 1921 में की थी। किस नदी के किनारे है हड़प्पा, तो ये अपना रावी नदी के किनारे, वर्तमान में ये कहाँ है, रावी नदी के किनारे, बाएं तट पर, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। ये कहाँ है, बाएं, रावी नदी के बाएं तट पर, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। ये हड़प्पा कहाँ है, मोंटगोमरी जिले में स्थित है। दूसरा पॉइंट है अपना, स्टुअर्ट पिगट ने इसे अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। मतलब अर्ध औद्योगिक नगर कहा है क्योंकि ये पूरा विकसित नहीं था, मतलब पूरा औद्योगिक नगर नहीं था, नगर था लेकिन पूरा नहीं था वो विकसित नगर। यहाँ के निवासियों का एक बड़ा भाग व्यापार, तकनीकी उत्पाद और धर्म कार्यों में संलग्न था। जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उसमें का एक बड़ा भाग था, वो किस में था, एक तो व्यापार में मग्न था, दूसरा तकनीकी उत्पाद में भी आगे था, दूसरा धर्म कार्यों में भी साथ में रहकर चलता था। कैसे साथ में रहता था, धर्म के कामों में भी उनका इंटरेस्ट था या रुचि थी। उन्होंने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। स्टुअर्ट पिगट ने किस हड़प्पा को क्या कहा, एक विस्तृत साम्राज्य की एक जुड़वा राजधानी कहा। मतलब राजधानी नहीं कहा, एक जुड़वा राजधानी कहा, और उसकी एक राजधानी और मानी। ठीक है, एक जुड़वा राजधानी कहा।
नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर एक दुर्ग का निर्माण किया गया था। हड़प्पा में क्या है, एक नगर, हड़प्पा नगर में हड़प्पा की सुरक्षा के लिए एक पश्चिम में एक दुर्ग का निर्माण किया था। यह दुर्ग उत्तर से दक्षिण की ओर 450 मीटर लंबा था। कैसा, कितना था? 450 मीटर लंबा था। कितना लंबा था? 450 मीटर लंबा था। तथा पूरब से पश्चिम तक कितना था? 195 मीटर लंबा। जैसे उत्तर से कहाँ तक? तो उत्तर से दक्षिण तक कितना लंबा था? इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक, ऐसे मान लो, ऐसे मैं इसमें बताता हूँ आपको। यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई थी 1400, सॉरी 415। कितनी थी? 415 मीटर। और यहाँ से यहाँ तक कितनी थी? 195 मीटर। और ये कहाँ था? ये था पश्चिम में, हड़प्पा के पश्चिम में था, पश्चिम ओर था। जिस टीले पर यह दुर्ग बना है उसे व्हीलन ने माउंट एबी कहा है। जो हड़प्पा शहर जो ये बना है ना, रक्षा के लिए एक दुर्ग बनाया गया था, उसको व्हीलन ने क्या बोला? इसको वो व्हीलन ने बोला माउंट एबी। ये मुख्य अपने लिए मोस्ट है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा हड़प्पा की एक इमेज। अब जो हड़प्पा से वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, मुख्य वस्तुएं अपन पढ़ लेते हैं एक बार। ये सभी आप ही को याद करनी है, इनमें समझने के लिए कुछ नहीं है। तो इसमें एक मिला था क्या अपन को? कब्रिस्तान। कब्रिस्तान RS-37। सवादान पेटिका। सवादान पेटिका मतलब होती है जो अपने यहाँ वो नहीं होती, ये ईसाइयों में होती है ना, पेटी होती है, उसमें रखते हैं मृत शरीर को, उसको ही बोलते हैं समाधान पेटिका। शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा। हड़प्पा की खुदाई में एक ऐसी स्त्री मिली थी, एक ऐसी मूर्ति मिली थी जिसके पेट से वो पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, दिख रहा है। तो उसको क्या बोला फिर उन्होंने? स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा। जिसको क्या बोला इन्होंने? इसको बोला अपन ने, इसने उन्होंने बोला उर्वरता की देवी। किसकी देवी? उर्वरता की देवी। गेहूं, जौ के दाने, अन्नागार, स्वास्तिक का निशान, चक्र के साक्ष्य मिले और सीपी का पैमाना इत्यादि मिला था। हड़प्पा से क्या मिला था? सीपी का पैमाना इत्यादि मिले। हड़प्पा किस नदी पर है? तो हड़प्पा देखो, हड़प्पा है अपना रावी नदी पर। और इसके खोजकर्ता कौन है? तो इसके खोजकर्ता हैं दयाराम सायनी। इन्होंने कब खोज की थी इसकी? 1926 से 1933 34 तक माधव स्वरूप वत्स के निर्देशन में। किसने की थी? कब, किसके निर्देशन में की थी? तो माधव स्वरूप वत्स के निर्देशन में। वैसे इसकी खोज हुई थी, खोजकर्ता वो थे, और इसकी खोज हुई थी अपनी 1921 में। इन्होंने मतलब लगातार खोज हुई थी वो 1921 में, लेकिन वहां से जो जो सामान मिलते गए उनकी डेट्स हैं ये, मतलब अब तक इतने टाइम तक चली। पहले 26 27, पर 1933 34 में। वर्तमान स्थिति में ये कहाँ है अभी हड़प्पा? तो वर्तमान में ये पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला। वर्तमान में हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला। ये है हड़प्पा, ये है हड़प्पा नगर। ये उस टाइम की नालियां हैं, ये हैं उस टाइम की नालियां जो उस टाइम पर होती थी यहाँ। ये देखो है, ये उस टाइम की नालियां हैं। ये वाली सुविधाएं अभी अपने यहाँ आई हैं। ये देखो गलियों में मिल रही हैं, फिर जाके वो मुख्य सड़क से मिल रही हैं। ये है, ये कुएं हैं उस टाइम के। ये नालियां देखो कितनी व्यवस्थित सभ्यता थी। जो सभ्यता, जो चीजें अभी अपन सीख रहे हैं वो है। ये है RS-37 कब्रिस्तान है ये। क्या है? 37 कब्रिस्तान है हड़प्पा का। और यही है समाधान पेटिका है। और ये हड़प्पा से मिले कुछ महत्वपूर्ण अवशेष हैं। ये हड़प्पा से ही मिले थे, ये हड़प्पा के ही अवशेष हैं। ये देखो, इसको क्या बोलते हैं? मटकी, छोटा सा मटका, इसको बोलते हैं मनका। क्या बोलते हैं इनको? मनका बोलते हैं, इसको मनका बोलते हैं। ये देखो बैलगाड़ी, खिलौने उस टाइम के। तो अपना जो नेक्स्ट शहर आता है, नेक्स्ट शहर है अपना मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट शहर कौन सा है अपना? मोहनजोदड़ो। तो इसका सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला भी है।
तो मोहनजोदड़ो का दूसरा नाम क्या है? तो मोहनजोदड़ो का दूसरा नाम है मृतकों का टीला। जिसे किस भाषा में बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है सिंधी भाषा में मृतकों का टीला। यह सिंध पाकिस्तान लकराना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो मोहनजोदड़ो की वर्तमान लोकेशन कहाँ है? तो यह पाकिस्तान के लकराना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सर्वप्रथम इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। तो सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक ना होकर जनतंत्रात्मक थी। मोहनजोदड़ो की जो शासन व्यवस्था थी वो कैसी थी? राजतंत्रात्मक नहीं थी कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा, ऐसा नहीं था। जनता चुनती थी, जैसे अभी चुनती है, जनतंत्रात्मक। अभी किसका राज है? जनता का राज है। जनता जिसको चाहेगी उसको राजा बनाएगी। तो इस क्या कैसी संपदा थी वहां मोहनजोदड़ो में? कैसी वो थी शासन व्यवस्था? तो वो थी अपनी राजतंत्रात्मक ना होकर जनतंत्रात्मक थी। बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है। जो बृहद स्नानागार है ना, जो मैंने बताया था, स्विमिंग पूल टाइप बहुत बड़ा बाथरूम, वो क्या है? मोहनजोदड़ो का एक प्रमुख स्थल है। इसके केंद्रीय खुले प्रांगण के बीच जलकुंड या जलाशय बना है। क्या बना है? जलकुंड या जलाशय बना है। खुले प्रांगण मतलब आंगन में, बहुत बड़ा आंगन है उसमें बना है ये जलाशय बना है। तांबे तथा टीन को मिलाकर हड़प्पा वासी कांसे का निर्माण करते थे। अब कांसे का निर्माण होने लगा ना, किस किस को मिलाकर? एक तो कांसे का निर्माण किससे होता है? तांबा और टीन को मिलाकर क्या बना? कांसा। क्या बना? कांसा का निर्माण करते थे। मोहनजोदड़ो से कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति पाई गई। मोहनजोदड़ो से क्या मिला? एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली थी। जो किसकी थी? कांसे की। तो इससे क्या पता चला कि वहां तब कांसे की खोज हो चुकी थी। तो किसकी किसके साथ बनाते थे? एक तांबा और टीन के साथ, टीन को मिलाकर कांसा बनाते थे। जो द्रव्यमान विधि लॉस्ट बैक्स मेथड से बनी है। किससे बनी है? लॉस्ट बैक्स मेथड से बनी है। जो द्रव्यमान विधि से बनी है। कैसी विधि से बनी है? द्रव्यमान विधि से बनी है। अब मोहनजोदड़ो से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई थी? तो देखिए मोहनजोदड़ो से कौन कौन सी वस्तुएं मिली। एक तो बृहद स्नानागार मिला, मातृ देवी की मूर्ति मिली, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली, राज मुद्रांक मुद्रा पर अंकित पशुपति नाथ की मूर्ति, सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड, गीली मिट्टी के दिए, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी, कुंभकारों के 6 भट्टों के अवशेष तथा मिट्टी का तराजू, सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य मिला। कौन कौन से साक्ष्य मिले? तो वो अपने मिले, एक तो बृहद स्नानागार मिला, मातृ देवी की मूर्ति, एक नर्तकी की मूर्ति, कांसी की नर्तकी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति, सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड, गीली मिट्टी के दिए। और क्या मिला? गीली मिट्टी के दिए, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी, कुंभकारों के 6 भट्टों के अवशेष तथा मिट्टी का तराजू, सबसे बड़ी तराजू, सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य मिला। ठीक है। अब मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो मोहनजोदड़ो है अपना सिंधु सिंधु नदी पर। खोजकर्ता किसने खोज की थी? तो इसकी खोज की थी राखालदास बनर्जी ने। और वर्तमान स्थिति क्या है इसकी? तो वर्तमान स्थिति अपनी सिंध प्रांत, लकराना जिला, पाकिस्तान। किसमें है इसकी वर्तमान स्थिति? सिंध प्रांत, लकराना जिला, पाकिस्तान में है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं इसमें। ये है अपना मोहनजोदड़ो। ये देख लीजिए क्या है मोहनजोदड़ो। ये देखिए मैंने बताया था ना, 2 भागों में होता था शहर। ये हैं 2 भाग शहर के। इसमें नॉर्मल लोग रहते थे। कैसे लोग रहते थे? नॉर्मल, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व है मतलब ऐसे बोलते, ये राजा महाराजा लोग, ये नॉर्मल पब्लिक ऐसी। तो ये है राजा महाराजा, खैर ये है।
अब इसमें मैंने बताया था 90 डिग्री पर काटती है, तो ये देखो 90 डिग्री पर काट रही है ना सड़कें। ये है मुख्य सड़क। और ये देखो इसमें, ये देखो एक मेन गेट होता था, ये है देखो मेन गेट, ये अपना मेन गेट, ये है, ये है मुख्य द्वार। क्या है ये? मुख्य द्वार है ये शहर का। ये है मेन स्ट्रीट, तो ये अपनी मेन स्ट्रीट, मुख्य सड़क। नंबर तीसरा अपना कैटल, एक है बाजार, कैटल बाजार, तो अपना तीसरे नंबर पर ये बाजार है यहाँ का। ठीक है, ऐसे ही है, मतलब एक पीडीएफ में दे दूंगा, आप आराम से देख लेना इसमें। ये उस टाइम की मुद्रा, हड़प्पा की मुद्रा है ये। ठीक है, इसमें एक महंत का घर होता था, जो सबसे ज्यादा माना जाता है इसको, देखो महाम हाउस, महाम मतलब पंडित, उस टाइम के पंडित को क्या बोला जा सकता है? महाम। ठीक है, ये उसका उस टाइम के ही है ये सब। ये नृत्य, ये वो है। एक सेकेंड। ये है देखो, ये है नर्तकी की मूर्ति, देखो ये है कांसे की नर्तकी की मूर्ति, तो मैंने बताई थी आपको, ये है नर्तकी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति। ये उस टाइम की, ये उस टाइम की मूर्तियां हैं, जो राजा महाराजा होते थे उस टाइम के, ये उनकी मूर्तियां हैं। ये है मुद्रा, पशुपति नाथ की अंकित मुद्रा है ये खिलौने हैं उस टाइम के, ये भी एक चिन्ह है। ठीक है, नेक्स्ट अपन अब आते हैं किस पर? नेक्स्ट है अपना चन्हू दड़ो। एक शहर है अपना चन्हू दड़ो। यह सेंधा नगर मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित था। ये क्या है? ये चन्हू दड़ो एक शहर है, जो कहाँ था? मोहनजोदड़ो से के दक्षिण पूर्व में 130 किलोमीटर दूर पाकिस्तान में स्थित है। इसकी सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो इसकी सर्वप्रथम खोज हुई थी 1934 में, एन गोपाल मजूमदार ने की थी। चन्हू दड़ो की खोज किसने की थी? तो एन गोपाल मजूमदार ने की थी। कब की थी? 1934 में की थी। 1935 में अर्नेस्ट मैके द्वारा यहाँ उत्खनन करवाया गया था। खोज किसने की थी? तो खोज की थी एन गोपाल मजूमदार ने की थी। और इसका उत्खनन किसने करवाया था? तो इसका उत्खनन करवाया था अर्नेस्ट मैके द्वारा। इसका उत्खनन करवाया गया, कब करवाया गया? 1935 में। खोज कब की गई थी? तो इसकी खोज की गई थी 1934 में। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, चन्हू दड़ो, चन्हू दड़ो एकमात्र पुरास्थल है जहां से बक्राकार ईंट मिली हैं। कैसी ईंटें मिली हैं? बक्राकार, गोलाकार ईंटें मिली हैं। चन्हूदड़ों से किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है। चन्हूदड़ों से पूर्वोत्तर हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। चन्हूदड़ों से क्या मिला है? पुरातत्व, पुराने पूर्वोत्तर हड़प्पा कालीन, मतलब हड़प्पा कालीन के बाद के बाद के वो मिले हैं अवशेष। ठीक है, इसमें कोई दुर्ग नहीं मिला, तो चन्हूदड़ों में कोई क्या नहीं मिला? कोई दुर्ग नहीं मिला, सब उसी टाइम के वो मिले, हड़प्पा कालीन के बाद के मिले। ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक औद्योगिक केंद्र था। चन्हूदड़ो कैसा केंद्र था? औद्योगिक, औद्योगिक केंद्र था। क्या चन्हूदड़ो कैसा शहर था? एक औद्योगिक केंद्र था, जहां मणिकारी मोहर बनाने, भार माप के बटखरे बनाने का काम होता था। तो चन्हूदड़ो में ये मुख्य पॉइंट है, क्या काम होता था चन्हूदड़ो में? तो एक तो मणिकारी मोहर बनाने, भार माप के बटखरे बनाने का काम होता था। अर्नेस्ट मैके ने यहाँ से मनका बनाने का कारखाना तथा भट्टी की खोज की है। अर्नेस्ट मैके ने चनूदड़ों से किसकी खोज की है? मनका बनाने, या माना घड़ा बनाने तथा किसकी खोज की है? भट्टी की खोज की है, कारखाने तथा भट्टी की खोज की है। इससे क्या क्या प्राचीन अवशेष में लेते? तो इससे में लेते अलंकृत हाथी, बक्राकार ईंट का ईंट, कंघा, लिपस्टिक, चार पहियों वाली गाड़ी, अलंकृत हाथी, मनके इत्यादि। क्या क्या में लेते हैं इनसे? तो यहाँ से मिल जाता अलंकृत हाथी, बक्राकार ईंटें, कंघा, लिपस्टिक, चार पहियों वाली गाड़ी, अलंकृत हाथी, मनके इत्यादि। अब ये कहाँ पर है? तो ये अपना है सिंधु नदी पर। इसके खोजकर्ता कौन है? इसके खोजकर्ता है अर्नेस्ट मैके। उत्खनन करता है इसके अर्नेस्ट मैके। खोजकर्ता कौन है? मजूमदार। कौन थे खोजकर्ता? तो खोजकर्ता थे एन गोपाल मजूमदार।
सर्वप्रथम किसने खोज की थी? एन गोपाल मजूमदार ने। ठीक है। उत्खनन किसने करवाया था? उत्खनन करवाया था अर्नेस्ट मैके ने। वर्तमान स्थिति क्या है इसकी वर्तमान में? वर्तमान है अपना सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। वर्तमान है ये कहाँ है अपना? सिंध प्रांत पाकिस्तान में। नेक्स्ट अपना शहर आता है कौन सा? लोथल। कौन सा शहर है अपना? लोथल। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में के सगरवाला ग्राम के समीप दक्षिण में भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। कहाँ पर है? तो लोथल कहाँ पर है? गुजरात के अहमदाबाद जिले के सगरवाला ग्राम के समीप के ग्राम के समीप दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? भारत के गुजरात के अहमदाबाद शहर के सबरवाला ग्राम के दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? भारत के गुजरात के अहमदाबाद में अहमदाबाद में सगरवाला ग्राम के सगरवाला ग्राम के दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? सर्वप्रथम इसकी खोज डॉक्टर एस आर राव ने की थी। किसने की थी? एस आर राव ने। कब की थी? 1955 ईस्वी में। कब की थी? 1955 ईस्वी में। यह स्थल एक प्रमुख बंदरगाह था। अब लोथल क्या था? लोथल एक बंदरगाह था। मतलब बंदरगाह था तो यहाँ पर बहुत बड़े जहाज आते थे। कुल मिला के अब पहला बंदरगाह देखने को मिला तो सिंधु सभ्यता का पहला बंदरगाह क्या था? लोथल। ठीक है। यह क्या था? एक प्रमुख बंदरगाह था जो पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख स्थल था। लोथल क्या था? पश्चिम एशिया से व्यापार का एक प्रमुख स्थल था। लोथल में नगर को दो भागों में बांटकर एक ही रक्षा प्राचीर से पूरे नगर को दुर्गीकृत किया गया था। मैं आपको बता दूं इसका मतलब क्या है। लोथल में क्या है, सभी के लिए अलग अलग दीवार नहीं बनाई गई थी, ऐसी दीवार बनाई गई थी। देखो ये है दीवार, ये वाली दीवार बनाई गई थी लोथल में। अलग अलग ना करके, मतलब शासक वर्ग और सामान्य लोगों को अलग अलग ना करके ऐसी एक दीवार बनाई गई थी। एक ही दीवार से सभी को की सुरक्षा के लिए प्राचीर बनाई गई थी। एक ही दीवार बनाई गई थी। लिखिए ना, लोथल में नगर को दो भागों में न बांटकर एक ही रक्षा प्राचीर से पूरे नगर को दुर्गीकृत किया गया था। अब जो लोथल से क्या क्या अवशेष मिले थे? तो लोथल से एक तो बंदरगाह के अवशेष मिले। नंबर दूसरा धान बाजरे का साक्ष, फारस की मोहर, 3 युगल समाधियां, धान की भूसी, मन का उद्योग के साक्ष्य, तांबे का कुत्ता, और उसके बाद अपना छोटा दिशा मामक मापक यंत्र। और क्या मिला था? छोटा दिशा मापक यंत्र मिला था। इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी एस आर राव ने। किसने की थी? एस आर राव ने। किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे है। और वर्तमान स्थिति क्या है इसकी? तो वर्तमान स्थिति है राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। ये इसकी रॉन्ग स्थिति है, ये नहीं, सही नहीं है ये। इसको हम थोड़ा सही कर लें। काट दीजिए, इसकी वर्तमान स्थिति ये नहीं है। इसकी वर्तमान स्थिति है गुजरात के अहम, एक सेकंड, आप लोग वही वाला याद कर लेना। गुजरात के अहमदाबाद के साबरवाला ग्राम के दक्षिण में भोगवा नदी के किनारे। ठीक है। अब आप नेक्स्ट शहर आता है अपना राखीगढ़ी। नेक्स्ट शहर कौन सा आता है अपना? राखीगढ़ी। नेक्स्ट शहर कौन सा अपना आता है? राखीगढ़ी। ठीक है। राखीगढ़ी कहाँ है? तो ये हरियाणा के हिसार जिले में स्थित प्रमुख पुरातत्व स्थल है। यहाँ इसकी लोकेशन क्या है? हरियाणा के हिसार जिले में है ये। यहाँ से अन्नागार एवं रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से किसके साक्ष्य मिले थे? एक तो वही अन्नागार मतलब एक बड़ा सा फसल रखने वाला क्षेत्र, उसको बोलते हैं अन्नागार। और किसके साक्ष्य मिले? प्राचीर के साक्ष्य मिले, वही किलेबंदी के साक्ष्य मिले। ठीक है। मई 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने इसे एशिया के 10 ऐसे विरासत स्थलों
की सूची में शामिल किया जिनके जिनके नष्ट हो जाने का खतरा है। तो वर्ल्ड हेरिटेज, ग्लोबल हेरिटेज फंड में शामिल किया। किसमें किया? 10 ऐसे विरासत स्थलों में शामिल किया जिसे जिनके समाप्त या खत्म हो जाने के, नष्ट हो जाने का खतरा है। मतलब आगे चल के ये शहर नष्ट हो जाएंगे, इनका कोई वजूद नहीं रहेगा आगे चलकर। तो इन्हें इन्हों इसे किस में शामिल किया गया? मई 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड में शामिल किया गया। एशिया के 10 ऐसे शहरों को शामिल किया जिनमें से एक ये राखी गढ़ी भी है। नेक्स्ट है अपना कालीबंगा। यह राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर है। कहाँ पर है कालीबंगा? तो कालीबंगा है अपना राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर है। कहाँ पर है? घग्गर नदी के बाएं तट पर। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है क्या? है काले रंग की चूड़ियां। काली बंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काली रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां। इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज हुई थी 1951 में अमलानंद घोष ने। कालीबंगा की खोज किसने की थी? 1951 में अमलानंद घोष ने की थी। किसने की थी? अमलानंद घोष ने। कालीबंगा की खोज किसने की थी? तो कालीबंगा की खोज की थी अमलानंद घोष ने की थी। कब की थी? 1951 में की थी। तथा 1961 ईस्वी में बीवी लाल, किसके द्वारा? बीवी लाल और बी के थापर के निर्देशन में इसकी व्यापक खुदाई की गई। खोज की थी किसने? अमलानंद घोष ने। उसकी उत्खनन किसने किया था? तो इसका उत्खनन किया था बीवी लाल तथा बी के थापर ने। किसने किया था? बी के थाकर के निर्देशन में इसकी किस क्या हुई थी? खुदाई की गई थी। यहाँ से क्या मिले थे? यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। तो कालीबंगा से किसके साक्ष्य मिले थे? कालीबंगा से मिले थे अपने जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। कालीबंगा से क्या मिले थे? तो कालीबंगा से मिले थे जुते हुए खेत की साक्ष्य मिले थे। नेक्स्ट है अपना यहाँ के भवनों का निर्माण कच्ची ईंटों द्वारा हुआ था। कालीबंगा में किस कैसे ईंटों का प्रयोग हुआ था? कालीबंगा में हुआ था कच्ची ईंटों का के द्वारा भवनों का निर्माण किया गया था। यहाँ से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। तो अलंकृत ईंटों के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? कालीबंगा से मिले थे। कहाँ से मिले थे? कालीबंगा से। अलंकृत ईंटों के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? कालीबंगा से। कालीबंगा में शवों के अंत्येष्टि संस्कार हेतु 3 विधियां, पूर्व समीकरण, आशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार के प्रमाण मिले। पूर्व में समाधिकरण माने पूरी तरह से समाधि ले ली, ठीक है, जिंदा आदमी ने समाधि ले ली। आशिक समाधिकरण मतलब मरवे के बाद, ठीक है, मरवे के बाद समाधि रही जाते हैं, उसको बोलते हैं आशिक समाधिकरण। और दाह संस्कार जो अपने यहाँ होता है, दाह मतलब जो आखिरी संस्कार होता है ना, जला देते हैं, दफन कर देते हैं, इसको बोलते हैं दाह संस्कार। ठीक है ना। नेक्स्ट अपना प्राप्त अवशेष। तो अपने कालीबंगा से क्या अवशेष मिले थे? तो कालीबंगा से अपन को मिले था आयताकार अग्नि की वेदिकाएं। क्या मिली थी? आयताकार अग्नि की वेदिकाएं। ये ओम स्वाहा भवन वही यज्ञ वाली, ये अपनी आयताकार वेदिकाएं। ठीक है। जुते हुए खेत के साक्ष्य। और क्या मिले थे? जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। क्या मिले थे? जुते हुए खेत के साक्ष्य। कांच व मिट्टी की चूड़ियां। और क्या मिला था कालीबंगा से? तो कांच व मिट्टी की चूड़ियां भी मिली थी। और क्या मिला था? सिलवट्टा। ओ घर पे चटनी पीसते हैं ना, ऐसा रहता है सिलवट्टा। ऐसे ऐसे इससे पीसते हैं। और ऐसा नहीं, ऐसा रहता है, ऐसा, ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा वो इससे पीसते हैं, इसको बोलते हैं सिलवट्टा। सूती कपड़े की छाप। सूती कपड़े पर जो छाप होती है ना, सूती कपड़े की छाप। माणिक एवं मिट्टी के मनके। माणिक माने ये मोती टाइप के होते हैं ना, जैसे अपने चीनी माटी के होते हैं ऐसी। और ये क्या है? मिट्टी के मनके, वही घड़े वगैरह मिले थे। बेलनाकार मोहरें, मिट्टी के खिलौने तथा प्रतीकात्मक समाधियां। समाधियां वो देखी थी अभी आपने, दिखाई थी मैंने ऐसे ही। ये समाधियां दिखाता हूँ मैं आपको, ऐसे ही नहीं पता चलेगा। कहाँ गई समाधियां? इनमें देख लो, ये देखिए, ये देखो, ये है प्रतीकात्मक समाधियां। मतलब ऐसे ही बैठे, जैसे अपने यहाँ कोई समाधि ले लेता है, बैठ के भी लेता है, ये है देखो। देखो ये है, यही प्रतीकात्मक समाधियां। ठीक है, अब समझ गए होंगे आप थोड़ा।
नेक्स्ट अपना क्या है, क्या चल रहा था अपना, कालीबंगा। कालीबंगा, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, तो ये है घग्गर नदी पर। कहाँ स्थित है कालीबंगा जगह, वो घग्गर नदी पर। इसकी खोज किसने की थी, बीवी लाल एवं बीके थापर। खोजा था आलम आल किसने खोजा था, इनका नाम भी तो है, अमलानंद घोष ने। किसने खोजा था, अमलानंद घोष ने खोजा था। खुदाई किसने की थी, तो बीवी लाल एवं बीके थापर। किसने की थी, बीवी लाल एवं बीके थापर ने। वर्तमान स्थिति कहाँ है इसकी, तो वर्तमान है अपना राजस्थान का हनुमान जिला। कहाँ है वर्तमान स्थिति, तो वो इनकी वर्तमान स्थिति है राजस्थान का हनुमान जिला। बनावली, अब ये है अपनी बनावली। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित इस पुरास्थल की खोज किसने की थी, खोज 1973 में हुई थी। बनावली की खोज कब हुई थी, तो बनावली की खोज हुई थी 1973 में। किसने की थी, आर एस राव ने, सॉरी आर एस बिष्ट ने की थी। किसने की थी, आर एस बिष्ट ने की थी। कब की थी, 1973 में। कहाँ पर की थी, तो ये की थी हरियाणा के फतेहाबाद जिले में, ठीक है। इसके बाद लियो कालीबंगा की तरह, इसके बाद लियो कालीबंगा की तरह हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृतियां के अवशेष मिले। तो बनावली से क्या मिला, जैसे बनावली कालीबंगा में मिले थे ना हड़प्पा कालीन संस्कृति के वो मिले थे, हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले थे, ऐसे ही बनावली में क्या क्या मिले, हड़प्पा के पूर्व और हड़प्पा कालीन, मतलब हड़प्पा से पहले और हड़प्पा के समय के क्या मिले, अवशेष मिले। तो मतलब दोनों ही अवशेष मिले, मतलब पहले के भी और उस समय के भी अवशेष मिले। यहाँ जल निकास प्रणाली का अभाव था, मतलब जो प्रणाली जल निकासी के लिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में अपनाई जाती थी, उसके साक्ष्य यहाँ नहीं मिले थे, ठीक है। तो यहाँ पर अभाव था उस टाइम पर। यहाँ से मिट्टी का बना हुआ हल मिला था, तो हड़प्पा से क्या वो काली बनावली से क्या मिला था, मिट्टी का बना हुआ हल मिला था। बनावली से अधिक मात्रा में जौ मिला था, बनावली से क्या अधिक मात्रा में जौ की फसल के अवशेष मिले, अधिक मात्रा में मिले, जैसे वहां पर बहुत सारी जौ होते हो। तो सबसे ज्यादा जौ के स्वच्छ कहाँ से मिले, तो वो मिले अपने बनावली से। इससे इस जगह से कौन कौन सी वस्तुएं मिली थी, तो इससे मिले थे हल्की आकृति का बने मिट्टी के खिलौने, जौ तांबे के बाणाग्र। क्या मिले थे, बाणाग्र। ये कहाँ पर है, ये किस नदी के किनारे है, तो ये सरस्वती नदी के किनारे। बनावली जगह किस नदी के किनारे पर है, तो बनावली जगह है अपनी सरस्वती नदी के किनारे। इसके खोजकर्ता कौन है, तो इसके खोजकर्ता है आर एस बिष्ट जी। इसके खोजकर्ता कौन है, आर एस बिष्ट जी। वर्तमान स्थिति क्या है, तो वर्तमान में ये हरियाणा के फतेहाबाद जिला में है। कहाँ पर है, वर्तमान इसकी इसकी लोकेशन कहाँ है, हरियाणा के फतेहाबाद जिला। नेक्स्ट अपन आते हैं धौलावीरा। इसका नेक्स्ट स्थल है धौलावीरा। यह गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है। धौलावीरा कहाँ पर है, तो यह अपना है गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है। कहाँ पर है, भचाऊ तालुका में स्थित है। इसकी खोज कब हुई थी, तो इसकी खोज हुई थी अपनी 1967 में, 1967 में हुई थी। किसने की थी, तो इसकी खोज की थी जेपी जोशी ने। धौलावीरा की खोज कब हुई थी, तो धौलावीरा की खोज हुई थी 1967 में। और किसने की थी, जेपी जोशी ने की थी। किसने की थी, जेपी जोशी ने की थी। यहाँ से प्राप्त होने वाली सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख महत्वपूर्ण उपलब्धि हैं। धौलावीरा से क्या मिले थे, धौलावीरा से 10 बड़े चिन्ह मिले थे। क्या मिले थे, सिंधु लिपि के चिन्ह मिले थे। कितने चिन्ह मिले थे, 10 बड़े सिंधु लिपि के चिन्ह मिले थे, इस जो कि इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। धौलावीरा के नकाशी जल संरक्षण की तकनीक में परिचित था। धौलावीरा क्या था, जैसे अभी बनावली में जो अभाव था ना जल निकासी का, वो लेकिन लेकिन धौलावीरा इससे परिचित था। मतलब धौलावीरा में यह प्रणाली अपनाई जाती थी, अतः उपयोग किया जाता था इस प्रणाली का। नगर 3 भागों में विभाजित था, वो सभी नगर 2 भागों में विभाजित थे, ये नगर 3 भागों में विभाजित था, ठीक है। पहला कौन सा भाग होता है, दुर्गा भाग, मध्यम नगर तथा निचला नगर। दुर्गा भाग माने जो अपर लोग होते हैं, मोस्ट वो भगवान है उस जगह के। दूसरे होते हैं मध्यम लोग, ऐसे मान लो एक रिच मिडिल क्लास,
लोअर क्लास। समझ गए? रिच लोग अमीर, मध्यम वर्गीय लोग कभी अमीर कभी गरीब, लोअर क्लास सदा गरीब। समझ गए? तो ये तीन भागों में विभाजित था। धौलावीरा, धौलावीरा से हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम। अब धौलावीरा से स्टेडियम भी मिला। अब समझिए कितनी विकसित सभ्यता थी। स्टेडियम था उनके पास, किलेबंदी वो जानते थे, जो सारी फसलें उगाते ही थे वो। मतलब क्या नहीं था उनके पास, स्विमिंग पूल उनके पास था, जल निकास प्रणाली उनके पास, उस अपने हाईटेक तकनीक जो अभी अपन इस्तेमाल कर रहे हैं वो उनके टाइम तब था। एकमात्र खेल के मिले, लेकिन मिला तो एकमात्र स्टेडियम मिला तो खेल का, कहाँ मिला? धौलावीरा में। तो एकमात्र खेल का स्टेडियम कहाँ मिला? तो एकमात्र खेल का स्टेडियम मिला धौलावीरा में। इसके खोजकर्ता कौन है? तो इसके खोजकर्ता हैं अपने जेपी जोशी जी। और कौन है? आर एस बिस्ट। खोजकर्ता कौन है? जेपी जोशी और आर एस बिस्ट, ये दोनों ही हैं इनके। ठीक है। वर्तमान स्थिति क्या है? मुख्य अपने, अगर जेपी जोशी में लगे मिले तो इसको जेपी जोशी ही लगाना, नहीं अगर ना मिले तो आर एस बिस्ट लगाना, और दोनों है तो फिर देख लेना आपको क्या लगाना है। मुख्यतः मैं बताता हूँ, जेपी जोशी ही लगाना, यही सही है। वर्तमान स्थिति क्या है? गुजरात का कच्छ जिला। तो वर्तमान में क्या है? गुजरात के कच्छ जिले में ये स्थित है। नेक्स्ट अपना आता है रोपड़। अब एक रोपड़ स्थल भी है सिंधु सभ्यता का। इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। तो इसकी खुदाई कब हुई थी? किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने। कब? 1953 में। रोपड़ की खोज किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने। और कब की थी? 1953 में। इसकी स्थिति कहाँ, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। रोपड़ कहाँ स्थित है? पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है? पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। यहाँ मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवर के भी साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले? रोपड़ में किसके साक्ष्य मिले? मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवर के साक्ष्य मिले हैं। और सेम साक्ष्य कहाँ मिले थे अपन को? प्रागैतिहासिक काल में बुरजहू में मिले थे ना, जो कश्मीर में, उसके मानव मतलब मनुष्य के साथ साथ उसके कुत्ते की भी साक्ष्य मिले थे, जो कि अभी नोट्स में लिखा है। ऐसा ही सब नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुरजहू में मिला था। ठीक है। नेक्स्ट है अपना सुरकोट, सुरकोटदा। नेक्स्ट स्थल है अपना क्या है? सुरकोटदा। यह गुजरात में स्थित है। यहाँ से कलश समाधान तथा घोड़े की हड्डी मिली थी। सुरकोटदा से क्या मिला था? एक मिला था कलश समाधान तथा घोड़े की हड्डी मिली थी। इसकी खुदाई जगपति जोशी ने करवाई थी। सुरकोटदा की खोज की खुदाई किसने की थी? तो सुरकोटदा की खोज की थी जगपति जोशी जी ने। मुख्य अपना जगपति जोशी जी। और क्या है? कलश समाधान, और एक है अपना घोड़े की हड्डी मिली। कहाँ से मिली थी? सुरकोट सुरकोटदा से मिली थी। तो ये अपनी हो गई। आज की क्लास अपनी इतनी रहेगी। आज अपन ने पढ़ लिए सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, इसकी खोज किसने की थी, इसकी यह नगरी सभ्यता थी, और इसमें के प्रमुख स्थल अपन ने पढ़ लिए। अब कल अपन क्या पढ़ेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य कौन कौन सी नदियां थी, और उनका जीवन कैसा जीवन जीते थे, इसके पतन के क्या कारण थे, कैसे पतन हुई थी, और सिंधु घाटी सभ्यता से अपन को क्या प्राप्त हुआ। ठीक है। और कमेंट में आप लोग जरूर बताएं क्लास आपको कैसी लग रही है, जिससे मुझे पता चल सके कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है। तो आज अपन इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं।